एटम के बारे में 11th क्लास तक में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वो समझने की ज़रूरत है, तब हम क्वांटम नंबर्स को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ इस चार्ट में मैंने दिखलाया है कि एक एटम में सबसे पहले सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिखलाया है एटम में कई सेल हो सकते हैं, फर्स्ट सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड सेल यानी सेकंड ऑर्बिट, थर्ड सेल यानी थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन्फिनिटी तक ऑर्बिट नंबर हो सकते हैं। सेल में फिर सब सेल्स होते हैं। मुझे भी पता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एस सब सेल होता है, इसलिए मैंने यहाँ एस सब सेल लिखा है, थोड़ी देर में आप भी ये समझ जाएंगे। सेकेंड सेल में एस सब सेल भी होता है और पी सब सेल भी होता है, दो सब सेल होते हैं सेकेंड सेल में। वैसे ही थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, एस सब सेल, पी सब सेल एंड डी सब सेल, और इसी तरह फोर्थ फिफ्थ में भी सब सेल्स होंगे। तो हमने देखा कि एटम में सेल होते हैं, सेल में सब सेल होते हैं और फिर सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसे हम एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी ये एस सब सेल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक स्क्वायर बॉक्स मैंने दिखलाया है। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर बॉक्स मैंने एक साथ दिखलाया था। इसी तरह थर्ड सेल के भी एस पी डी सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स में फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो। ये कंप्लीट एरो भी हो सकते हैं और हाफ अपवर्ड एरो और हाफ डाउनवर्ड एरो भी हो सकते हैं। यहाँ इस ऑर्बिटल में मैंने 2 एरो दिखलाए हैं, एक है अपवर्ड एरो और दूसरा है डाउनवर्ड एरो। ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपवर्ड एरो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जो अपने एक्सिस के अराउंड में क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है, जबकि डाउनवर्ड एरो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जो अपने एक्सिस के अराउंड में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा हो। तो यहाँ हम लोग देखें कि एटम में सेल्स होते हैं, सेल में सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे अब हम क्वांटम नंबर्स पर आते हैं। ये नंबर्स क्या है? तो ये क्वांटम नंबर्स जो है ये सेट ऑफ नंबर्स है। इट इज सेट ऑफ नंबर्स विच डिजाइनेट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब क्वांटम नंबर्स का एक सेट है जो बतलाता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम के किस सेल में है, उस सेल के किस सबसेल में है, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है यानी अपवर्ड एरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है यानी उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होगी। एक क्वांटम नंबर जो बतलाएगा कि एटम किस सेल में यानी किस ऑर्बिट में है, दूसरा क्वांटम नंबर जो बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है, और तीसरा क्वांटम नंबर जो ये बतलाएगा कि वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और फोर्थ क्वांटम नंबर बतलाएगा कि उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है या डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर पहला जो क्वांटम नंबर है वो हमने लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। वही मैंने यहाँ लिखा है, इट गिव्स द ऑर्बिट नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, तो वो मैंने लिखा है, इट कैन हैव एनी होल नंबर वैल्यू सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन। कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 में। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर n का वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में प्रेजेंट होगा। n का वैल्यू 3 हो तो वो थर्ड सेल में प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 2 यहाँ लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। दूसरा जो क्वांटम नंबर है इसे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बतलाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है।
वही मैंने यहाँ लिखा है कि इट गिव्स सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में यानी शेल के बारे में बता रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बतलाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, तो इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन ऑल पॉसिबल होल नंबर फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि L का वैल्यू n पर डिपेंड करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है। फिर मैंने यहाँ एक छोटा सा टेबल लिखा है जो वैल्यू ऑफ L और सबसेल को रिलेट कर रहा है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का वैल्यू 0 है तो वो इलेक्ट्रॉन S सबसेल में होगा, L का वैल्यू 1 है वो P सबसेल में होगा, L का वैल्यू 2 है वो D सबसेल में होगा, L का वैल्यू 3 है वो F सबसेल में होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से G H सबसेल हो सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अब मैंने L के वैल्यूज़ के लिए लिखे हैं। जैसे अगर हम N का वैल्यू 1 रखें, n का वैल्यू 1 रखें यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, n = 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो L के क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो मैंने लिखा है कि L का वैल्यू 0 to n-1 तक रेंज करता है ऑल होल नंबर वैल्यूज़ में। n का वैल्यू 1 है तो 1 - 1 इज 0, सो 0 to 0, दैट मीन्स L का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा और वो वैल्यू होगा 0। L का एक वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगा और वो सबसेल कौन सा होगा, L का वैल्यू 0 है इसलिए वो S सबसेल होगा। तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट ऑर्बिट हैज़ ओनली 1 सबसेल, दैट इज S सबसेल। यहाँ गौर करने वाली बात है, L के कितने वैल्यूज़ हैं, तो एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, तो वो 0 है, इसलिए L के एक वैल्यू है मतलब एक सबसेल, और वो कौन सा सबसेल, तो वो वैल्यू 0 है इसलिए S सबसेल होगा फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर n का वैल्यू 2 लें यानी कि सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो L के यहाँ पर वैल्यूज़ हो सकते हैं क्या, तो 0 to 2-1, n-1 कहा गया है, n का वैल्यू 2 है इसलिए 2-1, सो 0 to 1 यानी दो ही होल नंबर वैल्यूज़ आ सकते हैं, 0 and 1। तो इसका मतलब है कि n = 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में L के दो वैल्यूज़ होंगे, यानी इसमें दो सबसेल होंगे सेकेंड ऑर्बिट में, और वो सबसेल होंगे कौन, L के 0 वैल्यू के लिए S सबसेल और L के 1 वैल्यू के लिए P सबसेल। वही मैंने लिखा है कि सेकेंड ऑर्बिट हैज़ 2 सबसेल्स S and P। वैसे अगर n का वैल्यू 3 रखते हैं यानी थर्ड ऑर्बिट, तो L के वैल्यूज़ होंगे 0 to 3-1, दैट मीन्स L के 3 वैल्यूज़ हो सकते हैं यहाँ 0, 1 and 2, और 3 वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग 3 सबसेल्स होंगे यानी S सबसेल, P सबसेल और D सबसेल। मतलब यहाँ पर थर्ड सेल की अगर बात करें थर्ड ऑर्बिट की, तो इसमें 3 सबसेल होंगे S, P and D। सेकेंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, वो मैंने यहाँ दिखलाया SP। फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है, वो भी मैंने यहाँ पर दिखलाया, दैट इज S सबसेल। अब अगर इलेक्ट्रॉन का जो हम एड्रेस यहाँ लिख रहे थे n = 2 लिखे थे, इसका मतलब था कि वो सेकेंड ऑर्बिट में है। अगर इसके लिए हम L का वैल्यू 1 लिखें, L का वैल्यू 1 लिखें, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेकेंड सेल के L का वैल्यू 1 मतलब P सबसेल में। सेकेंड सेल में 2 सबसेल हैं, यहाँ सेकेंड सेल के लिए L के 2 वैल्यूज हो सकते हैं, 0 यानी S सबसेल, 1 मतलब P सबसेल। मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर L का वैल्यू 1 लिखा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन P सबसेल में प्रेजेंट होगा। अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m सबस्क्रिप्ट में स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे सिर्फ स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता था पहले। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। मैंने यहाँ लिखा है, इट गिव्स द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। m के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने लिखा है वैल्यूज़ ऑफ ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम +L थ्रू 0 to -L, यानी m का वैल्यू L पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे देखें कि फॉर L = 0, L = 0 कहने का मतलब हम जानते हैं हम S सबसेल की बात कर रहे हैं। L = 0 दैट इज S सबसेल। m के क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो m है +L थ्रू 0 to -L। L का वैल्यू 0 है
सो +0 to 0 to -0 दैट इज 0, यानी m का सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर होगा और वो वैल्यू है 0। इसका मतलब है कि s सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। s सबसेल कंटेन 1 ऑर्बिटल। वो इसलिए क्योंकि m का एक वैल्यू है, वो वैल्यू कितना है तो दैट इज 0, और एक वैल्यू होने की वजह से s सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा। अगर l का वैल्यू 1 हो, यानी हम अगर p सबसेल की बात कर रहे हों, तो m के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगे +l की जगह +1, 0 एंड -l की जगह -1, सो +1, 0 to -1, यानी 3 वैल्यूज यहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, जो मैंने यहाँ दिखलाया था कि p सबसेल में 3 स्क्वायर बॉक्स हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल्स इसमें होंगे। अगर l का वैल्यू 2 हो, यानी हम d सबसेल की अगर बात करें, तो m के वैल्यूज हो जाएंगे +2, +1, 0, -1 एंड -2, ये 5 वैल्यूज आएंगे। इसलिए d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। l का वैल्यू अगर 3 हो, यानी f सबसेल की अगर हम बात करें, तो m के वैल्यूज +3 से लेकर के -3 तक, यानी +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 होंगे। ये 7 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ d सबसेल और f सबसेल मैंने नहीं दिखलाया है, लेकिन ये याद रखना है कि d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, जबकि f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ एक फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, एक पर्टिकुलर सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एस सबसेल हो या पी सबसेल हो तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम लोग बार बार वो देख रहे हैं कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो m के जितने वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, तो वही मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, और ये कितने होते हैं, तो दिस इज 2l + 1। आप यहाँ देखेंगे कि l का वैल्यू अगर 3 है तो m के 7 वैल्यूज आए हैं, यानी 2 × 3 + 1, 7 वैल्यूज, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स इसमें है। वैसे ही l का वैल्यू यहाँ पर रख करके हम m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे पता चल जाएगा कि उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन की जिसकी बात कर रहे थे, उसके एड्रेस में मैंने लिखा था कि n = 2, यानी कि वो सेकेंड सबसेल का इलेक्ट्रॉन था। सेकेंड l = हम 1 लिखे, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, यानी वो p सबसेल का इलेक्ट्रॉन था। अब p सबसेल में यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं। हम देखते हैं कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके लिए m का वैल्यू क्या क्या होता है, तो ये है +1, 0 और -1। अब हम उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम m का वैल्यू यहाँ पर 0 रखें, m का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता था, तो +1 भी हो सकता था, जब L1 है तो +1 भी हो सकता था, m का वैल्यू 0 भी हो सकता था और -1 भी हो सकता था। अगर हम m का वैल्यू 0 लिखें तो ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन p सबसेल के इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसके लिए m का वैल्यू 0 है। इन दोनों ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट नहीं है। तो अभी तक हम 3 क्वांटम नंबर के वैल्यूज लिखे हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 बातें पता चली हैं। n = 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट, l = 1 यानी वो p सबसेल है, m = 0 यानी कि वो ये ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस ऑर्बिटल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एड्रेस जानने के लिए हम एक 4th क्वांटम नंबर यूज करते हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम s से या m सबस्क्रिप्ट s से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में है कि इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा होता है। वो न्यूक्लियस के अराउंड में तो रिवॉल्व करता ही है, अपने एक्सिस के अराउंड में भी रिवॉल्व करता है, वो रोटेट करता है। और वो जो रोटेट करता है उसको हम लोग स्पिन मोशन करते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड में जो रिवॉल्व कर रहा है। और स्पिन क्वांटम नंबर का यहाँ सिर्फ 2 वैल्यू हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके लिए +½ वैल्यू होता है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -½ लिखते हैं। वही यहाँ मैंने लिखा है कि इट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, +½ एंड -½ +½ वैल्यू इंडिकेट्स क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग अपवर्ड कंप्लीट एरो और अपवर्ड हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर -½ वैल्यू है तो -½ वैल्यू इंडिकेट्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो
या डाउनवर्ड कंप्लीट एरो और डाउनवर्ड हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिख रहे थे उसमें अगर हम s का वैल्यू यहाँ प्लस हाफ लिखें तो अब उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूरा हो जाएगा, चारों क्वांटम नंबर मिल गया है और हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है। यहाँ n इक्वल टू 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट, l इक्वल टू 1 यानी p सब सेल, m इक्वल टू 0 मतलब p सब सेल का ये ऑर्बिटल है और s इक्वल टू प्लस हाफ यानी वो क्लॉकवाइज स्पिन यानी इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम में फाइंड आउट करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है हमें, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम क्वांटम नंबर पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज ऑब्लिक आर नॉट पॉसिबल। यहाँ 4 सेट दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा सेट या कहें कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो पहला सेट जो यहाँ लिखा गया है इसमें चारों क्वांटम नंबर के वैल्यूज़ देखिए, n इक्वल टू 3, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो क्या जब n का वैल्यू 3 हो तो l का वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हम लोग पहले लिख चुके हैं कि l का वैल्यू कितना होता है 0 to n-1। यहाँ n का वैल्यू 3 है यानी ये हो जाएगा 0 to 3-1 यानी 0 to 2, सो 0 1 2 ये 3 वैल्यू l के पॉसिबल हैं और हमने l का वैल्यू 2 लिखा है, इसलिए ये सही है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। अब m का वैल्यू +2 है, m के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, तो m के वैल्यूज़ लिखे हैं मैंने, m के वैल्यूज़ हैं +l to 0 to -l। अगर l का वैल्यू 2 है तो m के वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल होंगे, +2, +1, 0, -1, -2, इनमें से कोई भी वैल्यू m का हो सकता था। हमने m का वैल्यू +2 लिखा है जो पॉसिबल है, मतलब अभी तक ये सेट सही है। अब s का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है +12 और s का वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12 और -12 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ये जो 4 वैल्यूज़ लिखे गए हैं क्वांटम नंबर के, ये सभी पॉसिबल हैं, मतलब ये सेट पॉसिबल है। अब दूसरे सेट की अगर हम बात करें, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 3 लिखा गया है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर n का वैल्यू 3 है तो l के पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2 है, जबकि यहाँ मैंने 3 लिखा है, इसलिए ये सेट गलत हो जाएगा। जब n का वैल्यू 3 है तो l3 नहीं हो सकता है, मतलब एक आंसर आपका ये है कि ये सेट पॉसिबल नहीं है। अगले सेट को अगर हम देखें, यहाँ n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2, यस पॉसिबल है, मैंने देखा है l का वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है 3 के लिए, ये ठीक है। m का वैल्यू 0 लिखा है, m का वैल्यू अगर l का वैल्यू 2 है तो ये सारे वैल्यूज़ आएंगे जिसमें 0 भी है, मतलब ये भी सही है। s का वैल्यू -12 या +12 कुछ भी हो सकता है, -12 लिखा गया है, मतलब ये सेट भी पॉसिबल है। हम थर्ड सेट की अगर बात करें, यहाँ n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू अगर 2 है तो l के क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं, l के वैल्यूज़ होंगे 0 to 2-1 यानी 0 to 1 यानी 2 वैल्यू, आइदर 0 और 1। हमने l का वैल्यू 1 लिखा है, इसलिए अभी तक ये पॉसिबल है। l का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू मैंने लिखा है 2, तो m का वैल्यू हम लोग जानते हैं +l to 0 to -l होता है, यानी इस केस में ये होगा +1 to 0 to -1। m के ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ हो सकते थे, जबकि मैंने m का वैल्यू 2 लिखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये 2 सेट b और d में जो क्वांटम नंबर्स के सेट दिए गए हैं, ये वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सेट पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है no two electrons in an atom can have identical set of all 4 quantum numbers। मतलब किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी 2 आदमी का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम नंबर्स कहने का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में, किस सबसेल में, किस ऑर्बिटल में, वहाँ वो क्लॉकवाइज स्पिन में है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है। तो ये सारा एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा एक एटम में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक एटम में कॉमन नहीं हो सकता है, जैसे 2 इंसान का एड्रेस कॉमन नहीं होता है।
आपको शायद ये कन्फ्यूजन लग रहा हो कि अगर दो भाई हों तो उनका एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होता है, क्योंकि एड्रेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम, और नाम ही सबसे पहले अलग होगा दो भाइयों के एड्रेस में। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग देखें, हम 3s इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 3s इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो थर्ड ऑर्बिट के s सबसेल में प्रेजेंट हैं। थर्ड ऑर्बिट के s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये हम लोग जानते हैं, चाहे वो s सबसेल फर्स्ट ऑर्बिट का हो या सेकेंड ऑर्बिट का हो या थर्ड ऑर्बिट का हो, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक स्क्वायर बॉक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट के s सबसेल वाला जो ऑर्बिटल है, इसके लिए हम क्वांटम नंबर्स लिखना शुरू करते हैं उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मान लिया इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर अगर हम लिखें तो n का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि n ऑर्बिट नंबर बतलाता है, और यहाँ 3s लिखा हुआ है, मतलब थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल है, यानी n का वैल्यू 3 होगा। l का वैल्यू ये सबसेल से आता है, s सबसेल का इलेक्ट्रॉन है, s सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, ये क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का वैल्यू 0 होगा। m का वैल्यू क्या होगा? तो m का वैल्यू हम लोग जानते हैं वो l के वैल्यू पर डिपेंड करता है, +L to 0 to -L, यानी अगर L 0 है तो m का वैल्यू हो जाएगा +0 to 0 to -0, दैट मीन्स 0, यानी m का सिर्फ एक वैल्यू आ सकता है 0, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा, और s यानी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमने यहाँ पर अपवर्ड एरो से इससे दिखलाया है, मतलब ये क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है, इसलिए s का वैल्यू +½ लिखा। अब इस ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं और रख दूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रखता हूं डाउनवर्ड एरो के साथ, और उसके क्वांटम नंबर्स को लिखूं यानी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी ये इलेक्ट्रॉन भी थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल में है, तो ऑर्बिट नंबर थर्ड होने की वजह से n का वैल्यू 3 ही आएगा। s सबसेल में है यानी l का वैल्यू 0 आएगा, l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0 आएगा, लेकिन s का वैल्यू वैरी करेगा। यहाँ पर पहला था क्लॉकवाइज स्पिन अपवर्ड एरो, यह है डाउनवर्ड एरो यानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तो इसके लिए s का वैल्यू होगा -½ मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू तो सेम था, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर का वैल्यू बदल गया है, ये +½ से क्या हो गया, -½ हो गया। तो अभी तक तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ठीक है। अगर इस ऑर्बिटल में मैं एक और इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करूं, जो मैंने यहाँ लिखा है इफ वी टेक थर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो आइदर वो अपवर्ड एरो के साथ या डाउनवर्ड एरो के साथ हो सकता है। अपवर्ड एरो के साथ रखें तो वापस इसके चारों क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे पहले वाले के जैसा, इसके जैसा, यानी n का वैल्यू 3, l का 0, m का 0 और s हो जाएगा +½ यानी ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम एड्रेस होगा, मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो के साथ पॉसिबल नहीं है, वो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ बिल्कुल टैली करेगा चारों क्वांटम नंबर में। अगर यहाँ पर हम डाउनवर्ड एरो के साथ रखते तब भी वही परेशानी होती, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ फिर चारों क्वांटम नंबर इसका टैली कर रहा होता, सॉरी यहाँ -½ होना चाहिए ये। इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू डाउनवर्ड रखने से ये -½ होगा और ये इसके साथ टैली कर जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रख ही नहीं सकते हैं, नहीं तो वो किसी पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से किसी के साथ चारों क्वांटम नंबर उसका सेम हो जाएगा, वो टैली करेगा। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि देयरफॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही दूसरे वर्ड्स में लिखा जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इस बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। वो क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल कितने हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल की अगर बात करें तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल इज इक्वल टू 6। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल कहें तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वांटम नंबर्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल हो जाएंगे 10। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल की बात करें तो ये 14 होगा, क्योंकि एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने पर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबसेल हो जाएंगे 14। अब हम देखेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हुंड्स रूल क्या कहता है वो मैंने यहां लिखा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबसेल डज नॉट टेक प्लेस until all the orbitals of that subcell are singly occupied with parallel spin। ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम पी सबसेल की बात करें तो यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स इस सबसेल में हैं वो सिंगली पहले ऑक्युपाई नहीं हो जाएं विथ पैरेलल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें 2p4 सिस्टम, 2p4 सिस्टम कहने का मतलब होगा कि सेकेंड ऑर्बिट के p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2p4 सिस्टम मतलब सेकेंड ऑर्बिट के पी सबसेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हो सकता है कि ये पी सबसेल है, पी सबसेल में हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम 3 स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर दिखला रहे हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम कैसे दिखलाएं, तो हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, और वो अपोजिट स्पिन के साथ हो सकते हैं। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखलाने के लिए पहला ऑप्शन लिए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो से और दूसरा डाउनवर्ड एरो से दिखला दें, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है अगले ऑर्बिटल में दिखलाया गया है, एक अपवर्ड एरो से और दूसरा डाउनवर्ड एरो से। तो अगर ऐसा हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल में यहाँ पर फिल करते हैं तो हुंड्स रूल के हिसाब से ये गलत होगा। हुंड्स रूल कहता है कि ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि पर्टिकुलर सबसेल, जैसे हम पी सबसेल लिए हैं तो पी सबसेल के यहाँ जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तीनों में जब तक सिंगली इलेक्ट्रॉन भर न जाएं विथ पैरेलल स्पिन तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। तो ये जो पहला ऑप्शन हमने लिखा है ये गलत हो जाएगा हुंड्स रूल के अनुसार। हुंड्स रूल के हिसाब से यहाँ जो दूसरा लिखा गया है ये करेक्ट होगा। इसमें हमने लिखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन पहले मैंने सिंगली भरा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये सभी अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी कि ये क्लॉकवाइज स्पिन वाले हैं, एक ही तरह के स्पिन से पहले भरा गया। और तब जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, वो डाउनवर्ड एरो के साथ यानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ उसको हम लोग दिखलाएंगे। तो ये जो पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये गलत है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा गया है ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अनुसार सही है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। आशा है कि ये सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ